नमस्कार दोस्तों, एम के लीगल शिक्षक द वे ऑफ लर्निंग आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सबका सीपीसी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। अभी तक सिविल प्रोसीजर कोड में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑर्डर वन के बारे में पढ़ा था। ऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डर वन को हमने 3 वीडियो में स्प्लिट किया है। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर वन के रूल 1 से रूल 7 तक स्टडी किया था। आज हम रूल 8 पर बात करेंगे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। तो आगे चलते हैं। ऑर्डर वन का रूल 8 है रिप्रेजेंटेटिव सूट। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप लाइक भी करें वीडियोस को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें। देखिए, हम सभी ऑर्डर्स को थोड़ा सा डिवाइड करके इसलिए पढ़ रहे हैं। ऑर्डर वन को हम चाहते थे एक ही वीडियो में बना सकते थे। इसको अलग अलग 3 पार्ट में इसलिए बनाया हमने कि ऑर्डर रूल 1 से रूल 7 प्रीवियस वीडियो में बनाया है, रूल 8 का ये रहेगा, और रूल 9 से रूल 13 तक इससे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट कि आपका माइंड जम्बल अप ना हो और आप इसको और भी अच्छे से समझ सकें। तो विदाउट डिले आगे चलते हैं। ऑर्डर वन रूल 8। रूल 8 क्या है? वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव में का मतलब है कि जब आपका कोई एक इंडिविजुअल, एक या दो व्यक्ति किसी एक नंबर ऑफ पीपल के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं। भाई कुछ लोगों को एक सेम इंटरेस्ट था, लेकिन वो सब कोर्ट में अगर आएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हो जाएगी। मान लीजिए कि सभी का किसी एक ही चीज़ के अगेंस्ट में केस करना सेम इंटरेस्ट है। वो 200 लोग, 300, 400, 500, कितने भी लोग हो सकते हैं। इतने व्यक्तियों का अगर एक ही इंटरेस्ट में उनको ये सूट फाइल करना है, तो सोचिए कितने के सूट्स हो जाएंगे कोर्ट में। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। जबकि कोर्ट इन सभी सूट्स को एक ही सूट में डिसाइड कर सकता है, तो ऐसे केस में एक ही व्यक्ति या दो व्यक्ति डिफेंड भी कर सकते हैं और केस कर भी सकते हैं उन सब के बिहाफ पे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रूल 8A की। रूल 8A क्या है कि पावर ऑफ द कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। ये इसलिए था कि जिन लोगों का एक्चुअल किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आपका उस केस में ऐसे किसी सूट में इंटरेस्ट है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है अपना ओपिनियन देने के लिए और प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने के लिए। तो अभी आगे चलते हैं, हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कोई भी एक बैंक या कोई एक फर्म है, जिसकी हम बात कर लें। ये फर्म क्या करती है भाई, या ये बैंक, काफ़ी सारे लोग हैं जिसका सेम इंटरेस्ट, इसमें कुछ पैसों का लेन देन में वो हो गया, और ये सब लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं इस फर्म से। आपको याद हो, काफ़ी टाइम पहले गोल्डन फॉरेस्ट एक कंपनी आई थी नॉर्थ इंडिया में, और ये 2.5 साल में आपके पैसों को डबल करती थी। ठीक है, तो आजकल भी ऐसा साइबर अटैक काफ़ी चल रहे हैं, तो आप लोग इसमें भी अवेयर रहें, सेफ रहें। तो यहाँ पे क्या है कि ये व्यक्ति अपना रिकवरी चाहता है, ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, कि सभी व्यक्ति का सेम इंटरेस्ट है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये सारे व्यक्ति अगर इस पर केस फाइल करते हैं तो कोर्ट में इतने सारे केसेस हो जाएंगे। तो ये सब लोग क्या है, तो इनका कोई एक व्यक्ति इन सब का रिप्रेजेंटेशन करता है, इन सब के बिहाफ पे वो कोर्ट में चला जाता है। ये कहता है कि आप लोग बाहर रहो, अपने घर बैठो, आप सबके लिए मैं कोर्ट में जाऊंगा, और ये कोर्ट चला जाता है अगेंस्ट दैट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट जो लेकर जाएगा, ये किसके, ये कहाँ बताया गया? ये ऑर्डर वन रूल 8 में बताया गया है कि एक ही व्यक्ति केस फाइल भी कर सकता है, केस डिफेंड भी कर सकता है किसी भी नंबर ऑफ पीपल के बिहाफ पे, अगर वो सेम इंटरेस्ट में। यहाँ पे क्या है, आपका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। और आप जब देखे होंगे तो जो इसमें क्या लिखा जाता है, जनरली क्या होता है कि ABC
उसके आगे प्लेंटिफ लिखा होगा वर्सेज एक्स वाई जेड, उसके आगे डिफेंडेंट लिखा होगा, ऐसा लिखते हैं ना जब हम आपका वाद लिख उसमें होता है तो इसी तरह से लिखा जाता है केस में। इसमें कैसे लिखेंगे, एबीसी एंड अदर्स प्लेंटिफ वर्सेज एक्स वाई जेड, इस तरह से इसमें लिखा जाएगा। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हुई होगी। अभी थोड़ा सा हम एक बेयर एक्ट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें इजी होंगी। बेयर एक्ट क्या कहता है, सब रूल 1 ऑफ रूल 8 वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स, देखिए न्यूमरस पर्सन्स क्या होते हैं आपके, यानी नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। हैविंग द सेम इंटरेस्ट क्या चाहिए, एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, बहुत सारे व्यक्ति हों और उनका इंटरेस्ट सेम हो, किसमें, एक ही सूट में। तो वहाँ क्या होगा, वन और मोर ऑफ सच पर्सन, एक या एक से अधिक व्यक्ति उसमें, मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, किसे, कोर्ट की परमिशन से, सू और बी सूट, केस कर भी सकता है और उस पर केस किया भी जा सकता है, मे डिफेंड, और अपने केस को डिफेंड भी कर सकता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ, देखिए उन सबके बेनिफिट के लिए और उन सबके बिहाफ पे, ऑल द पर्सन्स इंटरेस्टेड, ठीक है, जितने व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं उस पर कर सकता है। तो रूल 1 सॉरी रूल 8 सब रूल 1, ठीक है, तो उसमें क्या कहा है कि एक या एक से व्यक्ति कोर्ट की परमिशन से केस कर भी सकता है और डिफेंड भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पर्सन, जितने लोगों का उसमें इंटरेस्ट है। सेकंड क्लॉज इसमें क्या है कि द कोर्ट में डायरेक्ट दैट, इसमें कोर्ट आपको डायरेक्ट भी कर सकता है, क्या डायरेक्ट कर सकता है कि एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्ति जो केस कर सकते हैं या जिन पर केस किया जा सकता है और जो डिफेंड कर रहे हैं किसी भी ऐसे सूट को, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन, ठीक है। तो इस सेकंड क्लॉज में क्या बोला कि कोर्ट किसी को डायरेक्ट भी कर सकता है। मान लीजिए कोर्ट के पास कुछ 150 आदमियों का एक कुछ केस आया जिसमें कि सभी का इंटरेस्ट सेम था, तो इन दैट केस कोर्ट किसी एक व्यक्ति को बोलेगा कि भाई आप जो है प्लेंटिफ बन जाओ, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव, आप वो डायरेक्शन दे देगा उसको। ये कहाँ लिखा है, रूल 8 सब रूल 1 के क्लोज बी में, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रूल 8 सब रूल 2 में क्या कहता है कि द कोर्ट सेल, यहाँ क्या लिखा है, कोर्ट सेल इन एवरी केस वेयर ए परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन। देखिए यहाँ पे कोर्ट आपको परमिशन दे रहा था, यहाँ कोर्ट आपको डायरेक्शन दे रहा था। तो सेकंड क्लोज में कहा क्या कह रहा है वो कि जहां भी ऐसा केस जहां आपको या तो परमिशन मिली है या आपको डायरेक्शन मिली है अंडर दी सब रूल 1 के हिसाब से, द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस, देखिए अब यहाँ क्या है, अभी बाकी सबको जो उसमें इंटरेस्टेड है आप बताओगे ना, अब ऐसे थोड़ी चलेगा कि भाई ये नंबर ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड, ऑन रिकॉर्ड यू हैव टू गिव कि ये लोग इसमें इंटरेस्टेड है, यू हैव टू गिव अ लिस्ट कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उन सबको नोटिस देगा कोर्ट, ऐसे नहीं कर सकता। और नोटिस किसके एक्सपेंस पे देगा, प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे। तो प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे कोर्ट विल गिव द नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट कि भाई केस हो गया है, उन सबको बताएगा, सभी व्यक्तियों को बताएगा कि केस हो गया। कैसे बताएगा, नोटिस से। नोटिस कैसे जाएगा, आइदर बाई पर्सनल सर्विस और वेयर बाय द रीजन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन। अभी अभी या तो पर्सनल सर्विस से भेज दो, ठीक है, पर्सनल सर्विस से भेज दिया। अब मान लो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो ज़्यादा है, पॉसिबल नहीं है उस केस में, तो ठीक है, या वहाँ पे जो ऐसी सर्विस है वो पॉसिबिलिटीज नहीं बन पा रही है, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देगा, ठीक है, एज द कोर्ट इन ईच केस में डायरेक्ट क्या करेगा, एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देगा, और इसका एक्सपेंस कौन बियर करेगा, प्लेंटिफ बियर करेगा। तो आपको सब रूल 2 भी क्लियर हो गया होगा।
अभी हम देखते हैं सब रूल 3 क्या कहता है। एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और हुज बेनिफिट अ सूट इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एनी पर्सन, ठीक है, या तो जिसके बिहाफ पे या जिसके बेनिफिट के लिए एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, ठीक है, या वो डिफेंड कर रहा है अंडर सब रूल 1। सब रूल 1 की जो 2 कंडीशन थी उसके हिसाब से, या तो कोर्ट ने परमिशन दी या कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, ठीक है। मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट। यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो लोग इंटरेस्टेड थे, भाई देखिए आपने बोला था कि ए को बोला कि आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ उनके, और उन सबके भी आपके सूट को आगे डिफेंड करो या आप केस फाइल करो। तो यहाँ पे कोई एक बंदा था, मान लीजिए एम कोई बंदा था, ठीक है, एक इंडिविजुअल था एम, ये भी इंटरेस्टेड था उसमें, ठीक है, तो ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा कि जी मैं भी एक पार्टी बनना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसका तो पार्टी बनने, ऑर्डर 1 क्या बताता है आपको, पार्टीज के बारे में तो बताता है। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 3 में बताया गया है कि कैसे पार्टी बनेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम सब रूल 4 की। सब रूल 4 क्या कहता है कि नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट शैल बी अबेंडेंड। अब भाई आपने ऑर्डर 23 में देखा होगा कि आपको बताया गया कि आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो सूट। अभी सब रूल 1 के हिसाब से आपने कोई केस फाइल कर दिया, इंस्टीट्यूट कर दिया सूट को, ठीक है। अभी ऐसा सूट ना तो अबेंडन हो सकता है ना विड्रॉ हो सकता है, ठीक है कि नहीं। ऐसे विड्रॉ भी नहीं कर सकते आप। कैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, जो सब रूल 3 है, रूल 1 किसका, ऑर्डर 23, यहाँ ध्यान देने की बात है। ऑर्डर 23 आपको बताता है विड्रॉल ऑफ सूट, तो उसके जो रूल 1 के सब रूल 3 में बताया गया है विड्रॉल ऑफ सूट, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता। वहां पर लिखा गया है रिप्रेजेंटेटिव सूट कैन नॉट बी विड्रॉन, और उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता कि ठीक है सर मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। रिप्रेजेंटेटिव जो ए बना था ये नहीं कह सकता कि ठीक है जी मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, मेरे को इतना अमाउंट दे दो, या जी ठीक है मैं सेटिस्फाई हूँ इसी डिसीजन से, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कब तक नहीं होगा, अनलेस द कोर्ट हैज गिवन एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस। यहाँ भी ध्यान देने की बात है, भाई खर्चा तो प्लेंटिफ को देना पड़ेगा। प्लेंटिफ्स एक्सपेंस पे नोटिस जाएगा, जैसे कि पहले हमने नोटिस भेजा था ना कि भाई केस फाइल हो गया है, ऐसे ही कोर्ट दोबारा से नोटिस भेजेगी, ठीक है। किनको भेजेगी, जो भी व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड थे, और कैसे भेजेगी, जो है सब रूल 2 के हिसाब से भेजेगी कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये इसमें नेगोशिएशन हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो भी है, या विड्रॉल होना चाह रहा है, तो उसके लिए वो भेजेगा यहाँ। अभी हम देखते हैं जो आपका रूल 8 का सब रूल 5 है, ये क्या कहता है। भैया आपने बोला कि ए हमारा रिप्रेजेंटेटिव, कुछ व्यक्तियों ने ए के ऊपर भरोसा किया और बोला कि ठीक है हमारे बिहाफ पे आप हमारे केस को या तो डिफेंड करो या आप हमारे लिए केस करो, रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करो। तो वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग, देखिए अब जरूरी नहीं है कि ए अपना काम ढंग से करे, लोगों ने तो इस पर फेथ दिखाया लेकिन इसने वो काम अपना अच्छे से नहीं किया, तो उस तरह से तो बाकी लोगों को लॉस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, वेयर एनी पर्सन, कैसे सुइंग और डिफेंडिंग, या तो केस करने वाला है या उसमें डिफेंड करने वाला है। इन एनी सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिजिलेंस, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है इन दी सूट और डिफेंस, द कोर्ट में सब्सटीट्यूट दी इन हिज प्लेस एनी अदर पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट। तो कोर्ट क्या करेगी, ये को बोलेगी कि आप अपना काम अच्छे से नहीं करे, इसको हटा देगी, और उसी व्यक्ति में से किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी एन को, कोई भी हो सकता है उनमें से, जो सेम कॉज में इंटरेस्टेड है, सेम इंटरेस्ट है जिनका, किसी दूसरे व्यक्ति को वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए सबके बिहाफ पे प्लेंटिफ बना देगी, ठीक है। अभी सब रूल 6 की बात हम करें, सब रूल 6 में क्या कहता है कि अ डिक्री पास्ड इन अ सूट अंडर दिस रूल
शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन। देखिए भाई, जब आपने आपके बिहाफ पे किसी ने केस किया, ठीक है, आपको नोटिस भी मिला कि केस इंस्टीट्यूट हो गया है, आपको नोटिस भी मिलेगा कि अभी क्या फैसला होने वाला है। तो अगर आपको सब कुछ पता है तो वो आप सभी पे बाइंडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि भाई प्लेंटिफ वही बनाता तो सिर्फ उसी के ऊपर बाइंडिंग होगी। रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो डिग्री आएगी, जो सबके बिहाफ पे लड़ा गया है या सबके बेनिफिट के लिए, द सूट इज इंस्टीट्यूट, केस जो किया गया है या डिफेंड किया गया है, और एज द केस में भी वो सभी के ऊपर बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं यहाँ पे कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन हु sue or sued or defend have the same interest in one suit, it is not necessary to establish that, ये जरूरी नहीं है ये देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, जिस व्यक्ति ने केस किया है, ठीक है, सेम इंटरेस्ट में, ये वहाँ पे नेसेसरी नहीं है टू स्टेब्लिश दैट सच पर्सन हैव द सेम कॉज ऑफ एक्शन, कि कॉज ऑफ एक्शन भी सेम, कॉज ऑफ एक्शन का सेम होना जरूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, ठीक है, एज द पर्सन ऑन हुज बिहाफ और हुज बेनिफिट दे आर शुड डिफेंड शुड एज देयर केस में भी, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन सेम होना कोई जरूरी नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन सेम नहीं होना जरूरी, क्या जरूरी है सेम होना? सेम इंटरेस्ट, ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका ऑर्डर 8 क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं रूल 8A के बारे में। देखिए, रूल 8A में दिया गया है कोर्ट की पावर। कोर्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को या एक बॉडी ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्तियों के एक समूह को जिसका उस सूट में कुछ इंटरेस्ट है, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे वो लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, ये कोर्ट का पावर है, तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो वो उसको अपना ओपिनियन देने के लिए और उस प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने के लिए अलाउ कर सकता है। बेयर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेयर एक्ट क्या कहता है कि वाइल ट्राइंग अ सूट, कोई भी ऐसा सूट ट्राई करते हुए, द कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट, देखिए यहाँ पे क्या आपका है कि कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए, कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है तो वो किसी भी व्यक्ति को या फिर व्यक्तियों के एक समूह को जो कि इंटरेस्टेड है इन द क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसको डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू जो सूट में है वो उसमें इंटरेस्टेड है, एंड दैट इज नेसेसरी फॉर इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है, एक न्याय के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो कोर्ट कैन अलाउ दैट पर्सन, कोर्ट कैन अलाउ दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट हिज और इट्स ओपिनियन ऑन दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो उसी पे अपना ओपिनियन दे सकता है जिस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे वो इंटरेस्टेड है, और परमिट दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट सच ओपिनियन एंड टू टेक सच पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ सच सूट एज द केस कोर्ट में स्पेसिफाई। तो कोर्ट जैसे स्पेसिफाई करेगा वो अपना ओपिनियन भी दे सकता है और प्रोसीडिंग में हिस्सा भी ले सकता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोगों ने ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में पढ़ा। मैंने अपने चैनल पर सीपीसी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिससे आपको इजीली सारे लेक्चर्स मिल सकते हैं। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। अगला वीडियो देखना ना भूलिए जिसमें हम ऑर्डर 1 के रूल 9 से रूल 13 की बात करेंगे।